नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। पिछले कुछ दिनों में अगर कोई सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट में आई है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई है तो कतर और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है वो आई है। दरअसल देखें तो ये समझौता भी नहीं है। सीनेट में नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप, कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जिसको प्रेसिडेंशियल डिक्री कह सकते हैं, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि अपने पर्सनल लेवल पर उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि अगर कतर के ऊपर कोई हमला होता है, अगर कतर की सॉवरेनिटी पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो उसको अमेरिका पर भी हमला माना जाएगा। यानी अगर कोई कतर पर हमला करेगा तो वो अमेरिका के लिए दुश्मन होगा। ये मोटा मोटी उसका समझौता है। अब अगर आप याद करें तो अभी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच ऐसा समझौता हुआ है और ये समझौता दुनिया में दरअसल नाटो का समझौता है। नाटो कंट्रीज जो है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज और टर्की शामिल हैं, इनके बीच में यह समझौता है कि इनमें से किसी एक मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो सारे मुल्क मिलके उसका मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि यूक्रेन किसी भी तरह नाटो में शामिल होना चाहता था ताकि रशिया जो उसके ऊपर हमला कर रहा है वो पूरे यूरोप के ऊपर हमला माना जाए और यूरोप के सारे नेशंस मिलकर रशिया के ऊपर हमला कर दें यूक्रेन को बचाने के लिए। अब यह समझौता ट्रंप ने पर्सनल लेवल पर जाकर किया है कतर के साथ और कतर मिडिल ईस्ट का इकलौता नेशन बन गया है, इकलौता मुल्क बन गया है जिसके साथ अमेरिका का ऐसा समझौता है। सिक्योरिटी गारंटी तो वो देता है, सऊदी अरबिया को भी सिक्योरिटी गारंटी है, कुछ और कंट्रीज को भी सिक्योरिटी गारंटी है, लेकिन कतर के साथ जो यह समझौता हुआ है, क्यों हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो जो मैंने आपको बताया कि यह पर्सनल लेवल पे किया हुआ समझौता है, यानी ट्रंप के गद्दी छोड़ने के बाद अगर कोई नया राष्ट्रपति आता है, जो भी नया राष्ट्रपति आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस समझौते को माने। अपने आप में यह भी बहुत बड़ी बात है। आखिर ट्रंप की कतर से इस मोहब्बत की वजह क्या है? मोटा मोटी ऊपर से तो यह लगता है कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया था उसके बाद बातचीत जब हो रही थी नेतन्याहू और ट्रंप की, तो नेतन्याहू को फोन पकड़ा दिया था ट्रंप ने कतर के अमीर को लगाकर और कहा था माफी मांगो। उसके बाद वो खबर आपने देखी ही थी कि नेतन्याहू ने माफी मांगी थी। तो एक ये ऊपर ऊपर लग रहा है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने हमला किया था, कतर को ये गारंटी दी गई है कि इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। ऊपर ऊपर तो यह बात लग रही है, लेकिन आखिर कतर से इतनी मोहब्बत क्यों है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि ट्रंप जब आए थे मिडिल ईस्ट में, $200 मिलियन का जहाज गिफ्ट किया था कतर ने ट्रंप को, और यह पर्सनल जहाज गिफ्ट किया गया था जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब मैं रिटायर होऊंगा, मेरे बाद जो राष्ट्रपति आएगा वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है, इसलिए ये प्रेसिडेंट्स म्यूजियम में चला जाएगा। यानी ये जो गिफ्ट है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को सिर्फ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप को है, उनको पर्सनल गिफ्ट है। आप कहेंगे इससे क्या होता है, थोड़ा आगे देखिए। ट्रंप साहब जो है कतर के अंदर अपना पर्सनल एक गोल्फ क्लब बना रहे हैं। पर्सनल मतलब खुद खेलने के लिए नहीं, ट्रंप की कंपनी वहां पर एक बड़ा गोल्फ क्लब बना रही है जिसमें इन्वेस्ट कर रही है। जाहिर तौर पे इस इन्वेस्टमेंट में कतर की गवर्नमेंट ने भी काफी पैसा लगाया होगा। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि ट्रंप के कई सारे पर्सनल बिजनेस को कतर स्पॉन्सर कर रहा है, यानी ट्रंप को पैसे दे रहा है। यानी ट्रंप का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो कतर में इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल गारंटी दे दी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है कि अगर कतर के ऊपर कोई हमला होता है तो वो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। अब क्या इसका उल्टा भी सही है? क्या अमेरिका किसी के ऊपर हमला करेगा तो वो कतर का अपने आप दुश्मन बन जाएगा? ये सवाल भी यहां पर उठता है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बात लगातार लग रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो क्या कतर खुद ब खुद इस जंग में शामिल हो जाएगा?
क्या इस गारंटी के चलते कतर खुल के अमेरिका के साथ उस हमले में मदद करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जो अभी फिलहाल सबके सामने है। हालांकि इस सवाल पर बिल्कुल बातचीत नहीं है, दुनिया भर के अखबारों में इस पे कहीं कोई जिक्र आप नहीं सुनेंगे। लेकिन जब भी इस तरह का समझौता होता है, अगर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का समझौता हुआ, तो उसका एक पक्ष यह है कि अगर इजराइल सऊदी अरबिया पे हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। तो दूसरा पक्ष यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो कतर के ऊपर इजराइल अगर हमला करेगा तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका कतर के साथ खड़ा हो जाएगा। हालांकि आप में से जो लोग मिडिल ईस्ट की और ट्रंप की राजनीति जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप बकवास जितनी भी कर ले, बातें जितनी भी कर ले, लेकिन अगर इजराइल ने हमला कर ही दिया तो ट्रंप खामोश होकर बैठ जाएगा, डायलॉग्स दे लेगा, लेकिन कभी भी इजराइल के खिलाफ अपने सैनिक नहीं भेजेगा, इजराइल के खिलाफ अपने हथियार नहीं भेजेगा। तो यह जबानी जमा खर्च ज्यादा है इस मामले में, असलियत नहीं है, यह कोई भी समझ सकता है। लेकिन वहीं इसके उलट अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो कतर को मजबूर कर सकता है कि खुल के हमारे साथ आओ, अपने हथियार भेजो, अपने सैनिक भेजो, अपनी जमीन दो लड़ने के लिए और ईरान के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। और जो हालात हैं उसमें कतर इसको ना नहीं कर पाएगा। तो ये जो ट्रंप की पॉलिटिक्स है, एक तरफ तो पर्सनल बिजनेस बढ़ाने के लिए है और दूसरी तरफ ईरान के लिए कतर को तैयार करने की है कि अगर हम ईरान पे हमला करते हैं तो तुमको भी ईरान पर हमला करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, चाहे 21 पॉइंट एजेंडा गजा पे हो, चाहे कतर के साथ समझौता हो, चाहे टर्की को ज्यादा मोहब्बत दिखाना हो। आप देखिए टर्की को उन्होंने मोहब्बत दिखाई और उसके बाद टर्की ने क्या किया, ईरान के कुछ लोगों की जो प्रॉपर्टी थी टर्की में उसको फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। तो टर्की का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा था कि ईरान की संपत्ति जल्दी से फ्रीज कर दो ताकि अमेरिका खुश हो जाए। तो आपस में इन सारे नेशंस को लड़ाने का और इजराइल को वहां और ताकतवर बनाने का जो खेल ट्रंप का है वो 21 पॉइंट एजेंडा में भी दिखता है, कतर के साथ इस समझौते में भी दिखता है जो प्रेसिडेंशियल डिक्री से निकला है, और साथ में टर्की को जो एक्स्ट्रा मोहब्बत वो दिखा रहा है उसमें भी निकलता है। अब 21 पॉइंट एजेंडा जो गजा वाला है उसको लेकर बहस तेज हो गई है। जो लोग मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैंने उसी दिन वीडियो किया था और कहा था कि अरब मुल्कों ने गजा को बहुत सस्ते में बेच दिया। यह भी कहा था मैंने कि जो यह समझौता हुआ है ये वो समझौता नहीं है जिसकी बात हो रही थी। जो समझौते का मसौदा सामने आया है ये वो मसौदा नहीं है जिसकी बात हो रही थी, और ये मसौदा अगर लागू होगा तो मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी, अमन नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा जंगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अब आप देखिए ये मसविदा आता है और सारे के सारे जो मुल्क हैं, मुस्लिम और अरब मुल्क, वो आगे बढ़ के तुरंत इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सब इसका समर्थन करते हैं और इसी सुर में सुर मिलाने लगते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी 4 या 5 अलग अलग जबानों में ट्वीट करते हैं इसका समर्थन करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे बार बार कहा कि गजा को लेकर चाहे पाकिस्तान हो चाहे बाकी मुल्क हो, जो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आवाम का प्रेशर है। जब यह मसौदा सामने आता है और अवाम के बीच में जाता है और अवाम इस बात को समझना शुरू करती है कि यह तो धोखा है, तब आप देखिए वही अरब मुल्क और पाकिस्तान अब कहने लगे हैं कि यह तो दूसरा मसविदा था। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार साहब, वो कहते हैं कि यह वो मसवदा नहीं है जिस पर मुस्लिम और अरब मुल्कों ने सहमति प्रदान की थी, और अगर ये वो मसवदा नहीं है तो उस दिन इस मसवदे के आते ही आपका मुल्क और आपकी सरकार इसका समर्थन क्यों कर रहे थे। अब यही बात मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे देश कहने लगे हैं कि हमारा मसवदा तो कुछ और था, हमारे मसवदे में तो इजराइल को पूरी तरह से गजा से बाहर निकल आना था, गजा को चलाने की जिम्मेदारी फलस्तीनियों की होनी थी। ये तो नया मसवदा आ गया जिसमें ट्रंप भी घुस गए, जिसमें इराक का बूचर भी घुस गया, जिसमें इजरायली आर्मी कब बाहर आएगी गजा से यह तय ही नहीं हुआ।
50 साल तक अगर उसको लगे कि वो खतरा है तो 50 साल तक वो गजा के अंदर रह सकती है, ऐसा मसविदा सामने आ गया। अब मेरा सवाल यही है कि मसविदा तो उसी दिन आ गया था जब आप लोग कूद कूद के इसका समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे ये बिल्कुल सही है, और अभी तक ऑफिशियली समर्थन ही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो या यूएई हो या बाकी सारे मुल्क हो, अमेरिका के सामने ये इस तरह से दबे हुए हैं कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस पर किसी भी तरह से समझौता करो और इसको जरा सा समझना चाहिए। देखिए, गजा की जो आवाम है ना, ठीक है, हम लोग यहां तमाम सारी बातें कर लेते हैं, समर्थन कर लेते हैं, कहते हैं कि बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिनका पूरा का पूरा 2 साल तबाह हो चुका है, बरसों की मेहनत से बनाए गए घर तबाह हो चुके हैं, बिजनेस तबाह हो चुके हैं, पढ़ाई तबाह हो चुकी है, सुबह उठते हैं तो नहीं जानते कि यह आखिरी दिन है या एक आध दिन और जीने को मिलेगा। हजारों बच्चों के हाथ पांव काटे जा चुके हैं, किसी का हाथ, किसी का पांव, पूरी तरह से जिंदगी तबाह है। तो वो भी चाहते हैं अब कि अब थोड़ी शांति हो, थोड़ा सा ऐसा माहौल बने कि वो जिंदगी नॉर्मल होकर जी पाए, कम से कम जो बीमार हैं उनकी तीमारदारी हो पाए, उनका इलाज हो पाए, कम से कम ये डर ना रहे कि सुबह उठे हैं तो शाम तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, कम से कम 2 रोटी के इंतजाम में भटकना ना पड़े, दर बदर ना होना पड़े बार बार, घर बनना दोबारा शुरू हो जाए, बच्चों के स्कूल शुरू हो जाए, बमबारियां थोड़ी खत्म हो जाए, रबल हटना शुरू हो जाए। ये वो भी चाहते हैं और बहुत नॉर्मल सी बात है, हम आप भी उस हालात में होते तो यही चाहते, और यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से हमास इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो प्रेशर है वो भी बड़ा प्रेशर है, उसको समझिए। कतर में है हमास के ज्यादातर लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको डिसीजन लेना है। अब अगर अमेरिका प्रेशर डालेगा कतर के ऊपर तो कतर उन लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है, अमेरिका या इजराइल के हवाले भी कर सकता है और जान से भी मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक पिंजड़े में फंसे हुए हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर कतर से निकल भी जाएंगे तो कहां जाएंगे? सऊदी अरबिया, वहां भी वही होगा, जॉर्डन, वहां भी वही होगा, पश्चिम एशिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे उनके साथ वही होगा। तो लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दूसरा रीजन है। और गजा में जो तबाही है उसके चलते लोग भी अब चाहते हैं कि शांति हो, ये पहला रीजन है। और यही 2 रीजन है जिसकी वजह से हमास मना नहीं कर रहा है, वो कुछ और रियायतें मांग रहा है। वो कह रहा है भाई कम से कम इतना कर दीजिए कि इजराइल की आर्मी बाहर चली जाए, इसीलिए वो कह रहा है थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। और साथ में कह रहा है कि एक इंटरनेशनल हमें यह गारंटी मिले कि यह समझौता करने के बाद, उनके होस्टेजेस को वापस करने के बाद दोबारा इजराइल जंग नहीं शुरू करेगा। और मुझे लगता है कि ट्रंप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 चीजें मान लेते हैं, तो गजा के अंदर समझौता हमास को भी एक्सेप्ट करना होगा और इसके बाद गजा में रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसके बाद रेजिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो आग है फलस्तीनियों के मन में, जो आजादी के लिए जल रही है, वो जलती रहेगी और जब सही मौका आएगा तो वो शोला बनकर फिर भड़केगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह समझौता चूंकि फलस्तीनियों को इज्जत नहीं देता है, उनके हक व हुकूक नहीं देता है, इसलिए यह अभी शांति करा दे तो करा दे, लेकिन फ्यूचर में फिर बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकता है, बड़े मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। खबर यह आई है कि अमेरिका में इजराइल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक तो खरीद ही लिया, इसके अलावा जो टिकटॉक बनाते हैं, यूट्यूब करते हैं, बाकी सब इन्फ्लुएंसर हैं, उनको पैसे बांट रहा है और जबरदस्त पैसे बांट रहा है। $7,000 एक पोस्ट के दिए जा रहे हैं। यानी टिकटॉक पर अगर आप इजराइल के समर्थन में एक वीडियो बनाते हैं तो आपको $7,000, जो हिंदुस्तान में है उनके लिए मैं इसका तर्जुमा रुपए में कर दूं तो तकरीबन 60-62 हजार रुपए दिए जा रहे हैं एक पोस्ट के लिए। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही पैसे दिए जा रहे हैं, हमारे यहां भी बहुत सारी जगहें हैं जहां इजराइल के समर्थन में बोलने के लिए पैसा मिलता है। फलस्तीन के समर्थन में बोलने के लिए हम जैसों को कुछ नहीं मिलता, गालियां मिलती हैं और लगातार धमकियां मिलती हैं। लेकिन इजराइल पैसे के जोर से लोगों को तैयार कर रहा है कि वो उसके फेवर में बोलें।
इसके बावजूद सोशल मीडिया, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया हो, वहां पे फलस्तीन के हक में उठने वाली आवाजें ज्यादा मजबूत साबित होती हैं। ये क्या बताता है कि पैसे से जिनको खरीदा जा सकता है वो बेसिकली कमजोर लोग होते हैं, और जो बिना किसी लालच के हक की आवाज उठाते हैं वो मजबूत होते हैं। उनकी आवाजों को लोग सुनते भी हैं, दूर तक पहुंचाते भी हैं। और आपसे मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि लगातार फलस्तीन के हक में मैंने आवाज उठाने की कोशिश की है। इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए, हमारी ताकत बनिए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मैं हजारों लाखों आपसे नहीं, 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप लेने की बात कर रहा हूं। अगर नामुमकिन हो और चैनल भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाना भी बनता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।